थके अभी पैर न अभी हिम्मत हारी है, कि ना थके अभी पैर न अभी हिम्मत हारी है, हौसला है जिंदगी में कुछ कर दिखाने का, इसलिए अभी भी सफर जारी है, इसलिए अभी भी सफर जारी है। हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यूज विद एस में। डियर स्टूडेंट, जैक बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2022 के लिए आज के इस वीडियो में हम लेके आया हूं 2 नंबर वाले विज्ञान के टर्म 2 के लिए 40 से अधिक प्रश्न, 42 प्रश्न लेके आया हूं इस वीडियो के माध्यम से, जो आपके बोर्ड एग्जाम 2022 12 अप्रैल के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। उम्मीद है इससे जरूर क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा। 2 नंबर वाले 40 प्रश्न से ज़्यादा प्रश्न इस वीडियो में लेके आए हैं। तो आपके बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन नंबर 1 से 7 तक आते हैं उसमें 5 क्वेश्चन बनाने होते हैं। उस 5 क्वेश्चन बनाने के लिए ये क्वेश्चन आप लोगों को करा दे रहे हैं। इसमें आपके 2 नंबर वाले प्रश्न हैं और उम्मीद है झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक बोर्ड परीक्षा 2022 की इस मैट्रिक परीक्षा के 12 अप्रैल को यहाँ से जरूर प्रश्न आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। वीडियो स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे हैं, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक लिखें। एक इलेक्ट्रॉन पर कितना विद्युत आवेश होता है? तो विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलाम है। ये एक इलेक्ट्रॉन पर 1.6 गुने 10 पर पावर माइनस उलेस कूलाम होता है। ठीक है, तो विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलाम होता है और उसमें एक इलेक्ट्रॉन पर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, वोल्ट मीटर का प्रयोग कौन सी भौतिक राशि मापने के लिए की जाती है? इसे विद्युत परिपथ में किस तरह संयोजित किया जाता है? तो वोल्ट मीटर का प्रयोग विभवांतर मापने के लिए किया जाता है। इसे परिपथ में पार्श्व क्रम में संयोजित किया जाता है। ध्यान में रखिएगा, वोल्ट मीटर का प्रयोग विभवांतर मापने के लिए किया जाता है और ए मीटर का प्रयोग विद्युत धारा मापने के लिए किया जाता है। ए मीटर का प्रयोग विद्युत धारा मापने के लिए किया जाता है और ए मीटर को श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, एक ऐसी धातु का उदाहरण दें जो कमरे के ताप पर द्रव की अवस्था में पाया जाता है। तो कमरे की ताप पर द्रव की अवस्था में कौन सा धातु पाया जाता है? उनका नाम है पारा, और पारा को आप Hg द्वारा दर्शा सकते हैं, लेकिन आप अपने बोर्ड एग्जाम में Hg नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ आप पारा लिख दें। अगला है, एल्काइन का सामान्य सूत्र लिखें। देखिए डियर स्टूडेंट, होता है आपका 3 चीज, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, थोड़ा सा गौर से समझिएगा। एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, ये 3 चीज़ें होती हैं। इसमें हम एक ट्रिक बताएंगे, आप लोगों को ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले तो आपको CnH2n इतना याद रखना है, CnH2n सब में होगा, CnH2n, ठीक है, CnH2n हर किसी में होगा। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स गौर से बता रहे हैं, एक सेकेंड, सबसे पहले एल्केन होता है, तब एल्किन होता है, तब एल्काइन होता है, ये ध्यान में रखिएगा। और हम कहते हैं कि सटा दो, हटा दो, घटा दो, सटा दो, हटा दो, घटा दो। सटा दो कहने का मतलब है 2 सटा दो यानी कि जोड़ दो, हटा दो मतलब 2 को हटा दो, नहीं जोड़ना है, और लास्ट में घटा दो यानी कि 2 घटा दो। ठीक है, एल्केन, एल्किन, एल्काइन के लिए हम बता रहे हैं CnH2n + 2, CnH2n, CnH2n - 2। एल्केन के लिए सटा दो, एल्किन के लिए हटा दो और एल्काइन के लिए घटा दो। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी ट्रिक। अगला क्वेश्चन देख पा रहे होंगे आपके लिए है कि मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए किस पौधे को चुना? मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधे को चुना। ध्यान में रखिएगा, काफी इजी प्रश्न है। एक जैव निम्नीकरणीय पदार्थ का उदाहरण दे। तो जैव निम्नीकरणीय पदार्थ का उदाहरण है मलमूत्र और गोबर। ध्यान में रखिएगा, जैव निम्नीकरण पदार्थ का उदाहरण है मलमूत्र और गोबर। अगला प्रश्न है, उत्पादक अपने ऊर्जा के लिए किस पर निर्भर होते हैं? तो उत्पादक अपने ऊर्जा पर किस पर निर्भर होते हैं? तो सूर्य का प्रकाश, जल और कार्बन डाइऑक्साइड। ध्यान में रखिएगा, सूर्य का प्रकाश, जल और कार्बन डाइऑक्साइड। डियर स्टूडेंट्स, आपके पास टाइम थोड़ा कम है, इसलिए हम क्वेश्चन को ज़्यादा डील ना करके सिर्फ और सिर्फ आंसर पढ़ के हम निकल रहे हैं। थोड़ा सा कोशिश कीजिएगा समझने की। अगला प्रश्न देखिए, 7 प्रश्न हमने यहाँ से किया और आगे भी 7 प्रश्न करके सेट हम लोग लाए हैं, जिसमें से 7 में से 5 प्रश्न आपको हर एक सेट में बनाने हैं। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ से फिर से पहला प्रश्न है कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक लिखें। किसी चालक में विद्युत धारा मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर है, अभी हमने बताया, और विद्युत धारा मापने के लिए ए मीटर का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? ए मीटर का प्रयोग किया जाता है डियर स्टूडेंट्स। और ए मीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है? तो श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, ये भी आप ध्यान में रखिएगा।
अगला प्रश्न है कि प्रतिरोध की एसआई मात्रक क्या है या मात्रक लिखें। किसी तार का प्रतिरोध उसकी लंबाई पर निर्भर करता है, हाँ या नहीं। तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम है और ओम को साइन ये होता है। तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम है, हाँ चालक की लंबाई पर वो निर्भर करता है। उतना आपको सिर्फ नहीं लिखना है, लिखना है कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम है और लिखना है किसी तार का प्रतिरोध उसकी लंबाई पर निर्भर करता है। अगला प्रश्न है, दो ऐसे धातुओं के नाम बताएं जिसे आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। आप बचपन से पढ़े आ रहे हैं, 9th क्लास से पढ़ रहे हैं कि दो ऐसे धातु है जिसे चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। पहला तो सोडियम है, दूसरा पोटेशियम है। सोडियम को Na से लिखते हैं, पोटेशियम को K से लिखते हैं, लेकिन आपको साइन लिखने की कोई भी जरूरत नहीं है एग्जाम में। सिर्फ और सिर्फ आप दो धातु के नाम देते हैं तो सोडियम लिखिए और पोटेशियम लिखिए, आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे। अगला है CH3COCH3 C2H4 में कौन सा प्रक्रियात्मक समूह उपस्थित है। तो इनका सही जवाब हो जाएगा कीटोन। इतना आपको कुछ नहीं लिखना है, डायरेक्ट इसमें लिखना है कीटोन। CH3COCH3 C2H4 में कौन सा प्रक्रियात्मक समूह उपस्थित है, कीटोन। अगला प्रश्न है डियर स्टूडेंट्स, जीवाश्म क्या है। तो जीवाश्म है भूतकालीन जंतुओं और पौधों के कठोर अंगों की छाप अथवा उनके अवशेष जो पृथ्वी की चट्टानों पर या उनके बीच में दबे हुए पाए जाते हैं, जीवाश्म कहलाते हैं। इतना ही लिखना है। उदाहरण लिखना है आर्कियाप्टेरिक्स। उदाहरण नहीं याद रहता है कोई दिक्कत नहीं, आप यहीं तक लिखें कि भूतकालीन जंतुओं और पौधों के कठोर अंगों की छाप अथवा उनके अवशेष जो पृथ्वी की चट्टानों या उनके बीच दबे हुए पाए जाते हैं, उन्हें जीवाश्म कहते हैं। अगला है वंशानुगत लक्षण किसे कहते हैं या वंशानुगत लक्षण से आप क्या समझते हैं। कहने का मतलब है डियर उनसे, वंशानुगत लक्षण कहते हैं उस लक्षण को जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ट्रांसफर हो जाता है। कई आप ऐसे उदाहरण देखे होंगे कि किसी के पिता का अगर एक पैर थोड़ा टेढ़ा है, विकलांग है उनके पिता, तो उनके पुत्र या पुत्री की भी एक पैर में कोई डिफिकल्टीज आ जाती है, तो उसे वंशानुगत लक्षण कहते हैं। कभी कभी आपने देखा होगा कि किसी भी माता या पिता की आंख थोड़ी टेढ़ी रहती है, तो उनके जो पुत्र या पुत्री होती है उनकी भी आंखें थोड़ी टेढ़ी होती है, तो उसी को कहते हैं वंशानुगत लक्षण। कहने का मतलब ऐसे लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक स्थानांतरित होते रहते हैं, उन्हें आनुवंशिक गुण या लक्षण कहते हैं। इस परिघटना को आनुवंशिकता कहते हैं। तो आपके बोर्ड एग्जाम में आनुवंशिकता पूछेगा तो लिखेंगे ऐसे लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक हस्तांतरण होते रहते हैं, स्थानांतरित होते रहते हैं, उन्हें आनुवंशिक गुण या लक्षण कहते हैं। इस परिघटना को आनुवंशिकता कहते हैं। अगला है एक आहार श्रृंखला का उदाहरण दें या फिर एक खाद्य श्रृंखला का उदाहरण दें। खाद्य श्रृंखला के जगह पर आहार श्रृंखला भी दिया रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। आपको लिखना है घास हिरण शेर। ठीक है, घास हिरण शेर। घास हिरण खाता है और हिरण को कौन खाता है, शेर खाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है 7 दूनी 14 प्रश्न आपने कंप्लीट किया। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन को आपको थोड़ा सा गौर से पढ़ना है और कम से कम शब्दों में लिखना है आंसर। ज़्यादा शब्द आपको लिखना भी नहीं है, 20 से 30 शब्द में ही आंसर लिखने हैं। ये मत सोचिए कि ज़्यादा बड़े लिखेंगे तो आपको ज़्यादा नंबर मिलेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप जितना सटीक वे में लिखेंगे उतना ही नंबर आपको दिया जाएगा। 2 मार्क्स के क्वेश्चन है, आप ज़्यादा लिखेंगे तो आपको 5 नहीं मिलेगा। अगला प्रश्न है आपका, ओम के नियम के आधार पर विभवांतर तथा विद्युत धारा में संबंध लिखें और 1 एम्पीयर को परिभाषित करें। ओम के नियम के आधार पर कह रहा है कि विभवांतर और विद्युत धारा में संबंध लिखें। तो ओम के नियम के अनुसार क्या संबंध है, तो भी जो होता है विभवांतर वो विद्युत धारा के समानुपाती होता है। यानी कि अगर हम विद्युत धारा बढ़ाएंगे तो विभवांतर भी बढ़ेगा, विद्युत धारा घटाएंगे तो विभवांतर भी घटेगा। तो सिंपली आपको लिखना है भी समानुपात आई, या फिर इसको लिख सकते हैं कि विद्युत धारा विभवांतर के समानुपाती होते हैं। उम्मीद है समझ में आया होगा। ये आपका संबंध होगा। एम्पियर किसे कहते हैं, 1 एम्पियर की परिभाषा, यदि परिपथ के किसी बिंदु से प्रति सेकंड 1 कूलम आवेश संचरित हो रहे हैं तो उसे धारा को एम्पियर कहते हैं। कोई भी परिपथ है, कोई भी तार है, अगर 1 सेकंड में उस परिपथ से 1 कूलम धारा प्रवाहित हो रहा है, संचरित हो रहा है, तो उसे एम्पियर कहते हैं। और 1 एम्पियर बराबर होता है 1 कूलम बटे 1 सेकंड। आप यहाँ से याद रख सकते हैं कि 1 सेकंड में किसी विद्युत परिपथ से 1 कूलम धारा प्रवाहित होती है तो उस धारा को 1 एम्पियर कहते हैं।
अगला प्रश्न है आपका दूसरा नंबर कि किसी चालक की लंबाई में परिवर्तन का उसके प्रतिरोध और प्रतिरोधकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। मान लिया जाए कोई तार इतना बड़ा है डियर स्टूडेंट्स और उसकी लंबाई को हमने काट के बड़ा या फिर छोटा कर दिया, तो बताइए उनकी प्रतिरोधकता और प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखिए कह रहा है कि चालक की लंबाई बढ़ने पर उसका प्रतिरोध बढ़ता है। चालक की अगर लंबाई बढ़ाएंगे डियर स्टूडेंट तो उसका प्रतिरोध बढ़ेगा। लंबाई घटने के साथ चालक का प्रतिरोध घटता है। लंबाई घटाए चालक का प्रतिरोध घटा, लंबाई बढ़ाए तो चालक का प्रतिरोध बढ़ा। परिवर्तन चालक की लंबाई में परिवर्तन का प्रतिरोधकता पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन प्रतिरोधकता पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। जितना भी प्रभाव पड़ता है मेरे प्यारे बच्चों वो सिर्फ और सिर्फ प्रतिरोध पर पड़ता है, प्रतिरोधकता पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। ये बात को आप गौर से ध्यान में रखिएगा, याद रखिएगा। अगर तार की लंबाई को हम बढ़ाते हैं तो प्रतिरोध बढ़ेगा, तार की लंबाई को घटाते हैं तो प्रतिरोध घटेगा, लेकिन प्रतिरोधकता पर कोई भी परिवर्तन नहीं पड़ेगा। प्रतिरोध और प्रतिरोधकता में अंतर है, याद रखिएगा। अगला है अमलगम किसे कहते हैं। तो मिश्र धातु में एक धातु पारा हो तो उसे अमलगम कहते हैं। मान लिया जाए हमने कोई एक धातु बनाया जिसमें कई तरह के धातुओं को हमने मिक्स करके एक नया धातु बनाया और उसमें अगर एक धाता पारा हो तो पारा अगर एक धातु हो तो उसे हम अमलगम कहते हैं। क्या बोलते हैं? अमलगम। तो मिश्र धातु में एक धातु पारा हो तो उसे अमलगम कहते हैं। अगला है एथीन का आणविक सूत्र C2H4 है, इसमें कौन से सहसंयोजी आबंध हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द्विबंध और एकल बंध। एक द्विबंध 4 एकल बंध। कैसे जाने डियर स्टूडेंट, तो देखिए C2H4 है। क्या? C2H4, C2H4, एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर, यहाँ पे H। आपने पढ़ा होगा स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन, कार्बन की संरचना, तो उसमें आपने देखा होगा कि एथीन है, एल्केन, एल्कीन। एल्कीन के लिए 2 बॉन्ड होता है। क्या होता है? 2 आबंध होता है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 2 आबंध है, तो 2 आबंध है, लेकिन आबंध कितने हैं? एक ही ना है। कहने का मतलब मैं बता रहा हूँ कि आबंध तो 2 वाले हैं, इसे द्विबंध बोलते हैं। ठीक है, इसे हम लोग द्विबंध बोलते हैं प्यारे बच्चों, जिसमें 2 बॉन्ड बने होते हैं। लेकिन 2 बॉन्ड वाले कितने हैं? तो 2 बॉन्ड वाले यहाँ पर एक बच्चे हैं। ठीक है, और बाकी कितने हैं? 4 एकल बंध है। 1 2 3 4। तो ऐसा क्वेश्चन जब भी पूछा जाए तो आप इसका स्ट्रक्चर सिंपली ड्रॉ कीजिएगा, जैसे C2H4, लेकिन यहाँ पे क्या बता दिया? एथीन है। ये एथीन कहने का मतलब है कि इसमें द्विबंध होगा। अगर एल्केन रहता तो एक बंध होगा, लेकिन अगर एथाइन रहता प्यारे बच्चों तो त्रिबंध होता। ठीक है, लेकिन एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि जब भी होगा एक ही द्विबंध होगा, एक ही त्रिबंध होगा, लेकिन एकल बंध एक से ज्यादा होगा। समझ गए? अगला प्रश्न देखिए, जीवों में पाई जाने वाली विभिन्नता का क्या लाभ है। तो इससे किसी जाति का अस्तित्व बना रहता है। विभिन्न वायुमंडलीय परिस्थिति में जीवों की उत्तरजीविता बनी रहती है। कहने का मतलब है प्यारे बच्चों कि जीवों में पाई जाने वाली विभिन्नता का क्या लाभ है। विभिन्नता कहने का मतलब यहाँ बता रहा है कि प्रत्येक जीव कई तरह के डिफरेंस पाए जाते हैं। आप देखे होंगे कि मनुष्यों में कोई मनुष्य बहुत ज़्यादा काला, कोई सांवला, तो कोई गोरा होता है। लेकिन अगर आप तुलना करेंगे तो काले मनुष्य की तुलना में गोरे मनुष्य थोड़ा कम धूप में रह सकता है। और आपने देखा होगा कि कई जगहों पे आप क्लासेस करने जाते होंगे, ट्यूशन करने जाते होंगे, तो आपके सर बोलते होंगे कि अभी फैन को बंद कर दो, क्योंकि आपको जलवायु महसूस करनी है। हर एक जलवायु, हर एक वायुमंडल में आपको रहने की आदत डालनी है, कभी गर्मी तो कभी धूप में। तो विभिन्न प्रकार के जब जातियां होती है, विभिन्न प्रकार की विभिन्नताएं पाई जाती है, तो वो वायुमंडल में वास कर सकते हैं। भारत कई तरह के विभिन्न वायुमंडलीय दाब में बने होते हैं। भारत में कई तरह के वायुमंडल हैं। कोई यहाँ रहता है तो उनके लिए ठंडी बर्दाश्त कर सकते हैं, वो गर्मियों में अगर इधर आ जाए तो नहीं बर्दाश्त कर सकते। तो अगर सब कोई सिर्फ ठंडी बर्दाश्त कर सकते थे तो सब कोई सिर्फ और सिर्फ जम्मू कश्मीर तरफ ही रहते, कोई भी इधर की एरिया में नहीं रहते। लेकिन विभिन्न प्रकार के वायुमंडलीय विभिन्न प्रकार की विभिन्नता पाए जाने के कारण ही किसी भी जाति का अस्तित्व बना रहता है। अगला क्वेश्चन है, समवर्ती अंग किसे कहते हैं। तो समवर्ती अंग कहते हैं 2 या 2 से अधिक जीवधारियों के ऐसे अंग जो उत्पत्ति के आधार पर अलग अलग है किंतु कार्य के आधार पर समान है। 2 या 2 से जीवधारियों के ऐसे अंग जो उत्पत्ति के आधार पर अलग अलग है किंतु कार्य के आधार पर समान है। जैसे पक्षी के पंख
और तितली के पंख। आपने देखा होगा कि उनका आधार अलग अलग है, उनका बनने का जो बनावट है वो अलग अलग है, लेकिन उनका काम क्या है, एक ही है, उड़ान भरना। तो उसे समवर्ती अंग कहते हैं। और समजात अंग किसे कहते हैं वो आगे क्वेश्चन में आपको कराएंगे। अगला क्वेश्चन है, आप अपने व्यवहार का एक उदाहरण दें जो बताते हैं कि आप पर्यावरण के मित्र हैं। तो आप अपने व्यवहार का एक उदाहरण दें जो आप बताते हैं कि पर्यावरण के मित्र हैं। तो पर्यावरण का मित्र कौन है? जो पॉलीथीन यूज नहीं करता है, पेड़ों की कटाई नहीं करती है, पेड़ों का रक्षण करता है, नए नए पेड़ लगाते हैं, तो उन सबको हम बोलते हैं पर्यावरण का मित्र। तो आप सिंपल सा लिख सकते हैं कि बाजार जाते समय सामान के लिए कपड़े का थैला ले जाना और पेपर का थैला ले जाना, यानी कि कहने का मतलब मोटे मोटे तौर पर बोले तो पॉलीथीन का यूज नहीं करना। तो आप सिंपल लिखिएगा कि बाजार जाते समय कपड़े या फिर पेपर का इस्तेमाल करना। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों, यहाँ तक आपने प्रश्न किया, आई होप 21 प्रश्न आपने किया होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या है? डियर स्टूडेंट्स, आपने प्रतिरोध का एसआई मात्रक अभी देखा कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है और प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक ओम मीटर होता है, याद रखिएगा। प्रतिरोध का ओम, प्रतिरोधकता का ओम मीटर। क्या यह चालक की लंबाई पर निर्भर करता है? आपने कुछ देर पहले पढ़ा कि नहीं, यह चालक की लंबाई पर निर्भर नहीं करता है। अगला प्रश्न है, घरेलू विद्युत परिपथों में स्रोत के साथ समांतर क्रम में विद्युत उपकरणों को जोड़ने के 2 लाभ बताएं। स्रोत कहने का मतलब है जो भी आपका मेन लाइन है, जहां से मेन लाइन लिए हैं, तो वहां से बोल रहा है कि समांतर क्रम में विद्युत उपकरणों को जोड़ने के क्या लाभ हैं। श्रेणी क्रम में डियर स्टूडेंट्स, मान लिया जाए कि यहाँ पे आपने स्टार्ट किया, आपका यहाँ पे मेन लाइन है और यहाँ से आपने तार ले गया, यहाँ से आपने एक अपना कमरा में जलाया, मम्मी के कमरे में, उसके बाद बगल वाले कमरे में, किचन वाले कमरे में, फिर से इधर तार लाया और बाथरूम में, वॉशरूम में, हर जगह एक ही तार को यूज़ किया। इस घर से इस तार को निकाले, इस कमरा से इसको, इस कमरा से इसको, इस कमरा से करके ऐसे निकाले। अगर मान लिया जाए कभी आपकी तार डिफ़ॉल्ट होती है, तो इस जगह डिफ़ॉल्ट होती है तो आपकी लाइन यहीं तक रहेगी, इसके आगे करंट नहीं जाएगा। यहाँ डिफ़ॉल्ट होती है तो इसके आगे करंट नहीं जाएगा, यहाँ डिफ़ॉल्ट होती है तो इसके आगे करंट नहीं जाएगा, यहाँ डिफ़ॉल्ट होगी तो कहीं करंट ही नहीं जाएगा। तो कहने का मतलब है कि जब हम श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, ये श्रेणी क्रम है, तो श्रेणी क्रम में जोड़ने पर कहीं भी अगर कुछ हो जाता है तो पूरा घर का जो है करंट बाधित हो जाएगा। लेकिन अगर हम पार्श्व क्रम का यूज़ करते हैं, मान लिया जाए ये हमारा मेन लाइन है, उसके बाद हमने अपना यहाँ से लाइट निकाला, यहाँ से हमने घर के लिए ले लिया, यहाँ से हमने बाथरूम के लिए ले लिए, यहाँ से हमने किचन के लिए, यहाँ से हमने और भी जगह पे ले लिया। मान लिया जाए यहाँ खराब होती है तो सिर्फ इस जगह बाधित होगा, ये खराब होती है तो इसमें दिक्कत आएगी, ये खराब होगी तो इसमें दिक्कत आएगी, लेकिन आपका घर का लगभग जगह चलते रहेगा। तो आइए देखते हैं, यही फायदा है। पार्श्व क्रम में संयोजित विद्युत उपकरण में कोई उपकरण फ्यूज हो जाने पर अन्य उपकरणों का कार्य बाधित नहीं होता है, पहला लाभ हो गया। दूसरा लाभ है कि प्रत्येक उपकरण अपनी आवश्यकता के अनुसार धारा ग्रहण करते हैं, फलस्वरूप अच्छी तरह से कार्य करते हैं। देखिए, जब आप पार्श्व क्रम में यूज करेंगे तो यहाँ से धारा वो अपना लेगा, ये अपना धारा लेगा, ये अपना धारा लेगा, जितना करंट चाहे वो अपना लेगा। लेकिन अगर आप श्रेणी क्रम का यूज करते हैं तो श्रेणी क्रम में एक ही लाइन तार में धारा जाएगी, उसी धारा में इसको ट्रांसफर होगा, इसको ट्रांसफर होगा, इसको ट्रांसफर होगा, तो कहीं ना कहीं उसमें धारा अच्छे से नहीं मिल पाता है, जिसके कारण आप अपने घरों में देखते होंगे कि बल्ब जो जलती है कभी ज़्यादा तो कभी कम जलती है। इसलिए आप अपने घरों में कौन सा यूज़ करें, तो पार्श्व क्रम यूज़ करें। अगला है, 2 ऐसे धातु का नाम बताएं जिसे हथेली पर रखते ही वह पिघल जाती है। तो याद रखिएगा, हथेली पर रखते ही पिघलने वाली 2 धातु है सीजियम और गैलियम, सीजियम और गैलियम, सीजियम और गैलियम। और 2 ऐसे धातु जो चाकू से आसानी से काटा जा सकता है, उनका नाम क्या था, सोडियम और पोटेशियम। क्या था, सोडियम और पोटेशियम। और हथेली पर रखने पर पिघल जाने वाले धातु कौन है, सीजियम और गैलियम, सीजियम और गैलियम, याद रखिएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक संकलन की अभिक्रिया दर्शाते हैं। तो यौगिक संकलन की अभिक्रिया C3H6C2H2। हालांकि ये क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया होगा, लेकिन आप इसे फिलहाल में रट ही ले, क्योंकि इस स्ट्रक्चर को समझने के लिए थोड़ी सी टाइमिंग ज़्यादा लगेगी। चलिए, आप इसे यही याद रखिएगा, यही क्वेश्चन हूबहू आपके बोर्ड एग्जाम में देगा, तो आप C3H6C2H2 लास्ट के 2 लिख दीजिएगा, सही हो जाएगा।
अगला है आनुवांशिकता से आप क्या समझते हैं, अपने पहले भी क्वेश्चन पढ़ रहा कि पीढ़ी दर पीढ़ी पीढ़ी दर पीढ़ी जो है लक्षणों का स्थानांतरण होता है, और उसी स्थानांतरण की जो पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरण होती है, उसी स्थानांतरण की जो प्रक्रिया होती है उसी को आनुवांशिकता कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए लिखा गया है कि वह जटिल प्रक्रम जिसके अंतर्गत लैंगिक जनन के माध्यम से माता पिता के विशिष्ट लक्षण उनकी संतानों में पीढ़ी दर पीढ़ी पहुंचते हैं, आनुवांशिकता कहलाती है। सिंपल आप अगर अपनी भाषा में लिखें तो लिख सकते हैं कि वह प्रक्रम जिसके द्वारा माता या पिता के विशिष्ट लक्षण विशेष लक्षण उनकी संतानों में पीढ़ी दर पीढ़ी पहुंचते रहते हैं, स्थानांतरित होते रहते हैं, उन्हीं लक्षणों को आनुवांशिकता कहते हैं। याद रहेगा। चलिए अगला है ओजोन परत की क्षति के लिए कौन रासायनिक पदार्थ उत्तरदायी है। तो ओजोन परत की क्षति के लिए सबसे ज्यादा जो उत्तरदायी है वो है CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC। अगर आपको पूरा नाम नहीं याद रहे तो आप डायरेक्ट CFC लिख दें, लेकिन 2 मार्क्स लेने के लिए आप प्लीज क्लोरोफ्लोरोकार्बन लिखें। ओके। अगला प्रश्न देखिए, उपार्जित लक्षण किसे कहते हैं। तो ऐसे लक्षणों को जो किसी जीव को उसके माता पिता से आनुवांशिक द्वारा नहीं मिलते हैं, लेकिन वह जीव उन्हें स्वयं ही प्रकृति द्वारा प्राप्त करता है, उपार्जित लक्षण कहलाते हैं। तो देखे होंगे कई जगहों पे ऐसे लक्षण होते हैं, किसी के माता पिता के अगर कोई लक्षण मान लिया जाए, किसी के माता पिता में कोई डिफिकल्टीज थी, वो डिफिकल्टीज ना हो कि कोई विशेष डिफिकल्टीज उसके आ जाते हैं, तो उन्हें कहते हैं उपार्जित लक्षण। मतलब उपार्जित कहने का मतलब वो उत्पादन हो जाता है। ठीक है। तो ऐसे लक्षण जो किसी जीव को, मैं सिंपल भाषा में बता दूं कि ऐसे लक्षण जो उनके माता पिता में नहीं होते हैं लेकिन प्रकृति द्वारा उनके संतानों में प्राप्त होते हैं, उन्हें वो उपार्जित लक्षण कहते हैं। आप सिंपल वे में लिख सकते हैं। यहाँ से आपने 35 प्रश्न आई होप कर लिए होंगे। आइए देखते हैं बाकी के प्रश्न। आपने यहाँ तक 28 प्रश्न किए, यहाँ से 28 प्रश्न किए, यहाँ से बचते हैं आपके 14 प्रश्न। विद्युत परिपथ किसे कहते हैं। तो किसी विद्युत धारा के सतत तथा बंद पथ को विद्युत परिपथ कहते हैं। किसी भी धारा के सतत तथा बंद पथ को विद्युत परिपथ कहते हैं, याद रखिएगा। विभव तथा विभवांतर में अंतर बताएं। विभव कहते हैं कि इकाई धन आवेश को अनंत बिंदु से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विभव कहलाता है। इसका SI मात्रक वोल्ट है। और विभवांतर किसको कहते हैं कि इकाई धन आवेश को विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जितना कार्य होता है उसे विभवांतर कहते हैं। इसका SI मात्रक भी वोल्ट है। डियर स्टूडेंट्स, आपने क्या देखा, विभव हम उसको बोलते हैं जो भी कोई वस्तु अनंत में रखी गई हो और अनंत से उसे विद्युत क्षेत्र में लाए जाने में किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। लेकिन विभवांतर कहते हैं कोई भी वस्तु विद्युत क्षेत्र के अंदर रखी गई होती है लेकिन उसे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट ले जाने में जो कार्य होता है एक बिंदु से दूसरे बिंदु में, उसे विभवांतर कहते हैं और दोनों का SI मात्रक वोल्ट होता है। अगला प्रश्न देखिए, एक ऐसी अधातु का नाम बताएं जो सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। इनका सही जवाब हो जाएगा ब्रोमीन। ब्रोमीन एक ऐसी अधातु है जो सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। अगला प्रश्न देखिए, एल्केन एवं एल्कीन का सामान्य सूत्र लिखें। हमने बताया प्यारे बच्चों, एल्केन के लिए सटा दो, एल्कीन के लिए हटा दो, मतलब कि कुछ रहेगा ही नहीं, और एल्काइन के लिए घटा दो। ठीक है। एल्केन के लिए सटा दो, तो देखिए यहाँ +2 सटा है। आपको सिर्फ और सिर्फ इतना ही याद रखना है, CnH2n। बाकी एल्केन पूछे तो सटा देना है, एल्कीन पूछे हटा देना है, एल्काइन पूछे घटा देना है। ओके। अगला प्रश्न देखिए, एक नवजात बच्चे में XY गुणसूत्र युग्म पाया गया, यह लड़का है या लड़की। देखिए अगर XX पाया जाता है, याद रखिएगा, अगर X और X पाया जाता है तो ये गर्ल होती है, लड़की होती है। अगर X और Y गुणसूत्र पाए जाते हैं तो ये बॉय होता है, ये लड़का होता है। याद रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन ये पूछा जाता है। यहाँ से एक क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जाता है आपके बोर्ड एग्जाम में 4 मार्क्स के लिए, 3 मार्क्स के लिए, कि मानव में बच्चे का लिंग निर्धारण कैसे होता है। ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप कर लीजिएगा। फिलहाल आप इतना याद रखिए कि XX लड़की के लिए होती है और XY लड़का के गुणसूत्र होते हैं। अगला देखते हैं, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है।
तो कई बार ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इनका राइट आंसर हो जाएगा 5 जून को। कब मनाया जाता है? 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अगला है किन्हीं दो समजात अंगों के नाम लिखें। मेढक के अग्रपाद और पक्षी के डैने। ठीक है, मेढक के अग्रपाद और पक्षी के डैने, पक्षी के पंख भी लिख सकते हैं आप। अगला प्रश्न है, और यहाँ से बचे हैं 7 प्रश्न, टोटल आपने 35 प्रश्न किए। अगला प्रश्न देखिए, यह कहने का क्या तात्पर्य है कि दो बिंदुओं के बीच विभवांतर 1 वोल्ट है? तो इसका अर्थ है कि किसी धारावाही चालक के दो बिंदुओं के बीच 1 कूलाम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 1 जूल कार्य किया गया। तो हमने अभी बताया कि विद्युत विभवांतर किसे कहते हैं कि विद्युत धारा के विद्युत क्षेत्र के अंतर्गत 1 कूलाम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य किया गया उसे क्या कहते हैं? विभवांतर। तो कितना कार्य किया जाता है? 1 जूल कार्य किया गया, तो उसे कहते हैं विभवांतर। ठीक है, समझ गए होंगे आई होप कि 1 वोल्ट कहते हैं। ठीक है, अगर 1 वोल्ट की बात करें तो 1 जूल बटे 1 कूलम। अगला प्रश्न है, विद्युत धारा को परिभाषित करें, इसका एसआई मात्रक लिखें। तो विद्युत आवेश के प्रवाह की दर अर्थात एकांक समय में प्रवाहित होने वाले विद्युत आवेश के परिमाण को विद्युत धारा कहते हैं। आप सिंपल भाषा में लिखिए कि विद्युत आवेश के प्रवाह के दर को विद्युत धारा कहते हैं, या फिर विद्युत आवेश के प्रवाह की दर प्रति सेकंड दर को क्या कहते हैं? तो विद्युत धारा कहते हैं। इसका एसआई मात्रक एम्पियर है। काफी गर्मी है डियर स्टूडेंट्स। अगला प्रश्न देखिए कि किन्हीं दो उपधातु मेटालॉइड्स तत्वों के नाम एवं रासायनिक संकेत लिखें। उपधातु 2 ही चीज है, एक तो सिलिकॉन, एक जर्मेनिया। ठीक है, एक सिलिकॉन लिखिए, एक जर्मेनिया लिखिए, बाकी आपको कुछ नहीं याद रखना है। उपधातु के नाम पूछे तो एक सिलिकॉन, एक जर्मेनिया। अगला है, देखिए यहाँ पे रासायनिक संकेत भी कहे हैं, इसलिए एसआई लिखा है और जीई लिखा है। एसआई से सिलिकॉन और जीई से जर्मेनिया। अगला है डियर स्टूडेंट्स की C2H6, C3H6 एवं C4H8 में कौन सा एल्किन नहीं है? एल्किन कहने का मतलब है डियर स्टूडेंट्स CnH2n। मतलब कि अगर n का मान हम 2 रखते हैं, यहाँ पे देखिए n का मान 2 रखते हैं तो C2, और h का मान 2 रखते हैं तो 4 हो गया C2H4। C2H4 होना था, लेकिन दिया क्या? C2H6, ये नहीं है। अगर 3 रखते हैं प्यारे बच्चों तो 3 यहाँ पे, और यहाँ 3 से जब गुना होगा 2 तो 6, ये है। 4 रखते हैं प्यारे बच्चों, यहाँ 4, यहाँ 2 गुना 4 होगा C4H8, ये भी एल्किन है, लेकिन C2H6 एल्किन नहीं है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, जीन प्रवाह क्या है? अप्रवासी जीव के जीनों का किसी नई समष्टि में प्रवेश करना जीन प्रवाह कहलाता है। जीन प्रवाह उन समष्टियों में होता है जो आंशिक रूप से अलग अलग होती है। तो लिखिएगा आप कि अप्रवासी जीव के जीनों का किसी भी नई समष्टि में प्रवेश करना जीन प्रवाह कहलाता है। आप यहीं तक लिखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्या लिखिएगा? अप्रवासी जीव के जीनों का किसी नई समष्टि में प्रवेश करना जीन प्रवाह कहलाता है। अगला है, किन्हीं 2 प्राकृतिक पारितंत्र का नाम लिखें। प्राकृतिक पारितंत्र दुनिया में बहुत है, वन है, तालाब है, पहाड़ है, पर्वत है, नदियां हैं, झरना है, ये सब प्राकृतिक पारितंत्र कहलाते हैं। अगला प्रश्न देखिए डियर स्टूडेंट्स, और ये होगा आपका अंतिम प्रश्न कि अवशेषी अंग क्या है? एक उदाहरण दे। जीवधारियों में पाए जाने वाले ऐसे अंग जो आवश्यकता और उपभोग के अभाव में मात्र अवशेष के रूप में पाए जाते हैं उसे अवशेषी अंग कहलाते हैं। जैसे मनुष्य के आंख की निमेषक झिल्ली। अवशेषी अंग क्या कहते हैं? जीवधारियों में पाए जाने वाले ऐसे अंग जो आवश्यकता और उपभोग या उपयोग के अभाव में मात्र अवशेष के रूप में पाए जाते हैं, अवशेषी अंग कहलाते हैं। जैसे मनुष्य के आंख के निमेषक झिल्ली। आप इनको याद सिंपली रखिएगा। अवशेषी अंग देखते ही आप बोलिएगा कि जीवधारियों में पाए जाने वाले ऐसे अंग जो आवश्यकता और उपभोग के अभाव में अवशेष के रूप में पाए जाते हैं, अवशेषी अंग कहलाते हैं। उदाहरण, मनुष्य के आंख में पाए जाने वाली निमेषक झिल्ली। ओके, टोटल डियर स्टूडेंट्स यहाँ तक आपने 42 प्रश्न किया। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, और ऐसे ही और भी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबा लीजिएगा। डियर स्टूडेंट्स,
यहाँ से हमने 42 प्रश्न कराया, ये 2 मार्क्स के प्रश्न थे और उम्मीद है आपके बोर्ड एग्जाम में यहाँ से जरूर प्रश्न आएंगे, आपको बोर्ड एग्जाम में इनसे जरूर हेल्प मिलेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम और आपके एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक।